India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने जताया ऐतराज। कहा, मामला कोर्ट में है, चुनाव आयोग कैसे ले सकता है निर्णय। चुनाव आयोग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है कोई रोक। स्पीकर की शक्ति पर भी उठे सवाल। सुप्रीम कोर्ट में नई पहल के तहत सुनवाई की कार्यवाही का दिखेगा लाइव ट्रांसक्रिप्शन। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिया आश्वासन, राष्ट्रीय महत्व के मामलों को भी हो सकता है लाइव स्ट्रीमिंग। तमिलनाडु में आरएसएस रैली की इजाजत देने वाले हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की पैदा होगी समस्या। चुनाव के दौरान हत्या मामले में दोषी बिहार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रविंद्रनाथ मिश्रा को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। छपरा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट का फैसला। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में नई पहल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की कार्यवाही की लाइव ट्रांसक्रिप्शन या सब टाइटलिंग की प्रक्रिया अब शुरू की गई है। अब स्क्रीन पर सुनवाई के दौरान क्या बोला जा रहा है इसे पढ़ा भी जा सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिंक वाद सूची में उपलब्ध हो सकते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आश्वासन दिया कि संविधान पीठ के लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा राष्ट्रीय महत्व के मामलों को लाइव स्ट्रीमिंग करने के प्रावधान भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सुनवाई की लाइव ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। लाइव ट्रांसक्रिप्शन सर्विस को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में टेस्टिंग के आधार पर शुरू किया गया है, जो महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित एक मामले की संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं। अदालती कार्यवाही के लाइव ट्रांसक्रिप्शन को प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन को वकीलों के सामने कोर्ट रूम 1 में रखा गया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मौखिक दलीलों की प्रतिलिपि अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी वेबसाइट पर मौखिक तर्कों के ट्रांसक्रिप्शन प्रकाशित करने का इरादा रखता है। टेरिस कंपनी, जो मध्यस्थता व्यवसायियों को ये सुविधा प्रदान करती रही है, ट्रांसक्रिप्शन सर्विस प्रदान कर रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम केवल लाइव ट्रांसक्रिप्ट की संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमारे पास तर्कों का एक स्थायी रिकॉर्ड होगा। भविष्य में कानून के छात्र भी इसका लाभ उठा सकेंगे। अब एकमात्र मुद्दा ये है कि अगर 2 या 2 से अधिक लोग बात करते हैं तो ये कैसे दिखाया जाए, इसको देखेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने अपनी याचिका के माध्यम से पहले सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही के टेप का सुझाव दिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट जयसिंह को आश्वासन दिया था कि अदालत प्रशासनिक पक्ष में निम्नलिखित बातों पर विचार करेगी। लाइव स्ट्रीमिंग के लिंक के बाद सूची में उपलब्ध हो सकते हैं। संविधान पीठ के लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा राष्ट्रीय महत्व के मामलों को लाइव स्ट्रीम करने का प्रावधान किया जा सकता है। अदालती कार्यवाही तक पहुंच के लिए ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट की अनुमति दी जा सकती है। आज पहली बार केरल उच्च न्यायालय ने अपने कुछ निर्णयों को मलयालम में प्रकाशित करना शुरू किया। वहीं 22 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपी हिंदी समेत देश के अन्य भाषाओं में मिलने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ईंट भट्टा संचालकों के पक्ष में निर्देश दिया है। कोर्ट ने भट्टा चालकों पर एनजीटी के अंतरिम प्रतिबंध को हटा दिया है। कोर्ट ने दिल्ली समेत यूपी में केवल
पीएनजी पर चलने वाले ईंट भट्टों को चलाने के लिए लगाई गई शर्तों को हटा दिया है। शीर्ष कोर्ट ने ईंट भट्टों के लिए जिगजैग तकनीक, वर्टिकल शाफ्ट या फिर ईंधन के लिए पीएनजी के इस्तेमाल का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट विभिन्न ईंट भट्टा संघों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। उत्तर प्रदेश के ईंट भट्टा संचालकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी में ईंट भट्टा चालकों पर एनजीटी के द्वारा लगाए गए अंतरिम प्रतिबंध को हटा दिया है। एनजीटी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद लगभग 2000 ईंट भट्टों को फिर से खोला जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी द्वारा दिल्ली समेत यूपी में केवल पीएनजी पर चलने वाले ईंट भट्टों को चलाने के लिए लगाई गई पीएनजी की शर्त को हटा दिया। शीर्ष कोर्ट ने ईंट भट्टों के लिए जिगजैग तकनीक, वर्टिकल शाफ्ट या ईंधन के लिए पीएनजी के इस्तेमाल का निर्देश दिया था। दरअसल बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टा को चलाने के लिए पीएनजी का प्रयोग करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से नवंबर 2019 में अधिकांश ईंट भट्टों को बंद कर दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए भट्टों के संचालन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर अनुमति भी मांगी थी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से भट्टा मालिकों को निर्देश दिए गए थे कि भट्टों का संचालन 30 जून के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। जिला खाद्य आपूर्ति की ओर से निगरानी रखने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर को सौंपी गई है। शीर्ष अदालत विभिन्न ईंट भट्टा संघों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन संघों ने एनजीटी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें ईंट भट्टों में सिर्फ जिगजैग तकनीक इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इस तकनीक में कोयले का इस्तेमाल 20% तक कम होता है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इन इकाइयों को चलाने वाले लोगों को हर उत्पादन सत्र के अंत में वास्तविक कुल उत्पादन की जानकारी राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली एनसीआर में चल रहे ईंट भट्टों की औचक जांच करें। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि इन ईंट भट्टों पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के नियमों के अनुसार उत्पादन सुनिश्चित किया जाए। पीठ ने एनसीआर के ईंट भट्टों के बारे में कई निर्देश जारी किए थे। पीठ ने कहा कि केंद्रीय और राज्य बोर्ड स्वीकृत इकाइयों और उनमें हो रहे उत्पादन की निगरानी कर उनसे फैल रहे प्रदूषण का आकलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं तलाक या बेवफाई मामले में बच्चे के पितृत्व को साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट कराना उचित है या नहीं, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक के मामलों में डीएनए टेस्ट के आदेश रूटीन तरीके से नहीं दिए जाने चाहिए। सिर्फ व्यभिचार के संदेह में आधारों पर ही डीएनए टेस्ट की इजाजत देना उचित नहीं है। बच्चे को मानसिक आघात भी इससे पहुंचता है। कोर्ट ने कहा कि अदालतें पारिवारिक मामलों में सिर्फ व्यभिचार के संदेह पर डीएनए टेस्ट का आदेश न दें, बल्कि तथ्यों को जांचने के बाद ही इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि बेवफाई के आरोप वाले वैवाहिक विवादों में बच्चे की डीएनए टेस्टिंग को बेवफाई स्थापित करने के शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे निजता के अधिकार में हस्तक्षेप हो सकता है और मानसिक आघात भी पहुंच सकता है। न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा, ऐसे मामलों में अदालत के लिए यांत्रिक रूप से बच्चे की डीएनए टेस्टिंग का आदेश देना न्यायोचित नहीं होगा, जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष रूप से मुद्दा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी एक पक्ष ने पितृत्व के तथ्य पर विवाद खड़ा किया है, अदालत को विवाद का समाधान करने के लिए डीएनए या किसी ऐसे अन्य टेस्ट का आदेश नहीं दे देना चाहिए। दोनों पक्षों को पितृत्व के तथ्य को साबित करने या खारिज करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। पक्षों को पितृत्व के तथ्य को साबित करने या खारिज करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए और केवल अगर अदालत को इस तरह के साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना असंभव लगता है या इस मुद्दे में विवाद को डीएनए परीक्षण के बिना हल नहीं किया जा सकता, तो ये निर्देश दे सकता है, अन्यथा नहीं।
पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें परिवार अदालत के उस निर्देश की पुष्टि की गई थी उसके 2 बच्चों में से एक को तलाक की कार्यवाही में किसी एक अन्य व्यक्ति के साथ संबंध का आरोप लगाने वाले उसके पति की याचिका पर डीएनए परीक्षण कराना चाहिए। इसमें कहा गया है कि व्यभिचार को साबित करने के साधन के रूप में डीएनए परीक्षण का निर्देश देते हुए अदालत को व्यभिचार से पैदा हुए बच्चों पर इसके परिणामों के प्रति सचेत रहना है, जिसमें विरासत से संबंधित परिणाम, सामाजिक कलंक आदि शामिल है। मामले में पति ने एक निजी प्रयोगशाला में डीएनए परीक्षण कराया था, जिसमें बच्चे के पितृत्व की संभावना शून्य थी। आदमी को यकीन था कि बच्चे का जन्म उसकी पत्नी के व्यभिचारी संबंधों के परिणाम स्वरूप हुआ है। हालांकि तलाक के लिए एक आधार के रूप में बेवफाई के अपने विवाद को साबित करने के लिए डीएनए परीक्षण करना आवश्यक था, जिससे पता चलेगा कि वो बच्चे का पिता नहीं था। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि डीएनए परीक्षण का उपयोग बेवफाई को स्थापित करने के लिए एक शॉर्टकट के रूप में नहीं किया जा सकता है, जो 1 दशक पहले या बच्चे के जन्म के बाद हुआ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। बात अब शिवसेना चुनाव चिन्ह के मामले की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला संवैधानिक है और कोर्ट में है, ऐसे में चुनाव आयोग कैसे निर्णय ले सकता है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है। सुनवाई के दौरान स्पीकर की शक्ति पर भी सवाल उठे। सिब्बल ने यह भी पूछा कि राज्यपाल राजनीति में सक्रिय क्यों हैं। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना मामले पर सुनवाई हुई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में उद्धव ठाकरे की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जिन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला सदन में लंबित हो, क्या उन्हें राज्यपाल शपथ दिला सकते हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा, यहाँ इसका ध्यान रखना चाहिए था कि पार्टी में 2 धड़े हैं और ऐसे में चुनाव आयोग के पास सिंबल का मामला भेजना सही नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब तक सदन से जुड़ा संवैधानिक मामला कोर्ट में है, आयोग कैसे कदम उठा सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है, इसलिए हम मामले का फैसला करेंगे। सिब्बल ने कहा, हमने चुनाव आयोग से पूछा कि मान लीजिए आप उन्हें चुनाव चिन्ह देते हैं और फिर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है, तो क्या हम चुनाव चिन्ह वापस लेंगे। सिब्बल ने कहा कि यहाँ दूसरा सवाल ये है कि जब विधायक मंडल में टूट होती है तो क्या उसे पार्टी का टूटना माना जा सकता है। सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट का कहना है कि ये विधायक दल का विभाजन नहीं है। वहीं महाराष्ट्र में सुबह सुबह राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। इस मामले में मेरी निजी राय है कि यहाँ राज्यपाल ने अपने संवैधानिक दायरे से आगे बढ़कर काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल देश की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होते देखे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राजनीतिक दलों और सांसदों ने 10वीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका को लेकर उठने वाली समस्या पर ध्यान क्यों नहीं दिया। जस्टिस नरसिम्हा ने भी सवाल उठाते हुए पूछा कि सांसदों ने इस मामले को कितनी बार उठाया कि स्पीकर के लिए नियम बदला जाए। वहीं जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, अगर 1 या 2 स्पीकर के द्वारा नियम का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट को 10वीं अनुसूची के खिलाफ जाना चाहिए। सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग किसी भी पक्ष को सुने बिना और हमारे द्वारा दिए गए जवाब के महज कुछ घंटे के बाद ही 8 अक्टूबर को चुनाव निशान तीर धनुष को फ्रीज कर दिया, जबकि चुनाव निशान अधिनियम के तहत ऐसी कार्यवाही के लिए सुनवाई जरूरी है। बुधवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर दिव्यांग व्यक्तियों की अदालतों में एक्सेस में सुधार के लिए सुझाव मांगे हैं। 3 दिसंबर 2022 को भारत की चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर का व्यापक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कराने के उद्देश्य से एक्सेसिबिलिटी पर एक समिति का गठन किया। ऑडिट का उद्देश्य न्याय प्रणाली में पहुंच सुनिश्चित करना है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में साथ ही इंटरफेरेंस का अक्षमता वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के समझाना है। जस्टिस S रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली समिति के पास भौतिक और साथ ही कार्यात्मक पहुंच दोनों के लिए एक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने का अधिकार है। उसी के मद्देनजर समिति ने अब सुप्रीम कोर्ट की सुविधाओं के लिए नेगेटिव
नेविगेट करने में विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याओं की प्रकृति और सीमा का आकलन करने के लिए सभी हितधारकों से इनपुट एकत्र करने के लिए प्रश्नावली जारी करने के लिए है। ये पता लगाने की कोशिश करता है क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव कार्यवाही की सुविधा विकलांगों के अनुकूल है और क्या विकलांग हितधारकों से जुड़े सभी मामलों में वीसी को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। प्रश्नावली हितधारकों से सुझाव भी मांगती है कि क्या किसी भी मामले के सभी पहलुओं तक प्रभावी पहुंच की सुविधा के लिए वकीलों, वादकारियों, न्यायाधीशों, कानून क्लर्कों और विकलांग इंटर्न से जुड़े मामलों के लिए एक विशेष प्रणाली होनी चाहिए। दूसरी प्रश्नावली विकलांगता अधिकार विशेषज्ञों के लिए है। ये सुनिश्चित करने के लिए सुझाव मांगता है कि सुप्रीम कोर्ट सभी के लिए सुलभ हो। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी कानपुर के दलित फैकल्टी मेंबर द्वारा 4 सीनियर प्रोफेसरों के खिलाफ जातीय उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दायर मामले में नरम रवैया अपनाया है। ये देखते हुए कि आरोप और प्रति आरोप मुख्य संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं, अदालत ने सुझाव दिया कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम सदरता और 4 आरोपी प्रोफेसरों चंद्रशेखर उपाध्याय, ईशान शर्मा, राजीव शेखर और संजय मित्तल को बातचीत के लिए आमंत्रित करें। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की पीठ कथित जाति आधारित भेदभाव को लेकर अपने सहभागियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सुब्रमण्यम सदरला द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार करने की बेंच ने निम्नलिखित अवलोकन के साथ अपील का निपटारा किया। हमें लगता है कि आपराधिक कार्यवाही की निरंतरता, सामान्य स्थिति की बहाली और अपीलकर्ता और प्रतिवादियों के बीच उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत क्षमताओं में सौहार्द वापस लाने के लिए बाधा होगी। पीठ ने अपील का निस्तारण करते हुए कहा कि 4 सीनियर प्रोफेसरों के दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण ने कथित रूप से दलित शिक्षाविद की भावनाओं, प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुंचाया और उसकी डॉक्टरेट थीसिस की मौलिकता की आलोचना करते हुए उसे याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया। पीठ ने कहा कि प्रमुख संस्थान के फैकल्टी मेंबर्स का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए क्योंकि छात्र उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। विशेष रूप से न केवल सीनियर प्रोफेसर ने विशेष रूप से बल्कि सदरला की थीसिस या उस पर किए गए सामाजिक अपमान के बारे में संदेह के संबंध में उनकी कथित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका से इंकार किया है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में आरएसएस की रैली की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जोसेफ ने उनके माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि इस तरह के आयोजन से राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। राज्य सरकार ने कहा कि वो संविधान अनुच्छेद 19(2) के तहत जनहित में नागरिकों के बोलने की आजादी और सभा करने के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध प्रतिभागियों को नुकसान से बचाने के लिए लगाए गए थे। राज्य ने कहा कि उसे सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्रीय प्रतिबंध के बाद परेशानी की खुफिया खबरें मिली थी। उन्होंने कहा कि जब आरएसएस ने अन्य राज्यों में इसी तरह के आयोजन किए थे तो पेट्रोल बम फेंकने और झड़पें होने की घटनाएं हुई थी। बीते साल 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक रैली निकालने का ऐलान किया था, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस को रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। बाद में आरएसएस ने हाईकोर्ट का रुख किया था। फिलहाल अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बिहार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रविंद्रनाथ मिश्रा को छपरा एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। पूर्व मंत्री चुनाव के दौरान हुई हत्या के मामले में उन्हें दोषी करार दे दिया गया था। साल 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने की मंशा से मतदान करने आए एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ मिश्र पर केस दर्ज हुआ था। राबड़ी देवी की सरकार में रविंद्रनाथ मिश्र ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर काबिज रह चुके थे। मिश्रा ने 33 साल पहले बूथ कैप्चरिंग के मामले में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये मामला काफी समय से कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में कांग्रेस के मंत्री रह चुके रविंद्रनाथ मिश्र अभियुक्त थे। इस पर मामले में छपरा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने रविंद्रनाथ मिश्र को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन पहले रविंद्रनाथ मिश्र को इस मामले में दोषी ठहराया था। इस मामले में कोर्ट ने दफा 302 के तहत उम्र कैद और 40,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही दफा 353 में 2 साल और 4,000 का जुर्माना लगाया गया है। वहीं दफा 171
में 1 साल और 1000 का जुर्माना और दफा 136 के तहत 6 महीने की सजा 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। रविंद्रनाथ मिश्र के भाई हरेंद्र मिश्र को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया था। साल 1990 में चुनाव के दिन 27 फरवरी को मांझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोगों पर हमला करने का आरोप लगा था। फायरिंग से वहां भगदड़ मची, जिसके बाद उमाबीन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई। 1990 में मांझी थाना के कांड संख्या 28 तारीख में केस दर्ज किया गया था। घटना के बाद महेश प्रसाद यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्रनाथ मिश्र और उनके भाई हरेंद्र पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.